तो वेलकम अगेन। तो पिछला वीडियो जो था वो थोड़ा ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया था बिकॉज़ 24 मिनट्स का वीडियो मैं डालता नहीं हूँ। मैं 30+ मिनट्स के वीडियो डालता हूँ यूजुअली, लेकिन उस दिन फॉर सम रीज़न मुझे जल्दी वीडियो एंड करना पड़ा। सो मैं चाहता था कि मैं सस्पेंशन, कॉलॉइड और सॉल्यूशन को एक ही वीडियो में मैं एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे टाइम नहीं मिला और मुझे जल्दी जल्दी ये ख़त्म करना पड़ा वीडियो। ओके, तो आज हम बात करेंगे सस्पेंशंस के बारे में। तो सस्पेंशंस जो हैं ये क्या है? सस्पेंशंस मतलब एक तरीके का ऐसा सॉल्यूशन कह सकते हो, मिक्सचर भी कह सकते हो इसको, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं लिक्विड में और उनमें डिज़ोल्व नहीं होता। तो क्या मैंने सोल्यूशन का डेफिनेशन लिखा था इस वीडियो में? सोल्यूशन, हाँ, सोल्यूशन का डेफिनेशन लिखा था। सस्पेंशन का डेफिनेशन होगा, ए सस्पेंशन इज़ ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजीनियस में क्या बोला था कि जो कंपोनेंट्स होंगे वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं रहेंगे। और इसमें जो हमें पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स मतलब कंपोनेंट्स के बीच में हमें लाइन ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है, जो होमोजीनियस में हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, पार्टीशन जैसा कह सकते हो आप, पार्टीशन देखने को मिलता है। सो a suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout the liquid without dissolving it in it, sorry। मतलब सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड के, वो लिक्विड में इधर उधर स्प्रेड आउट हो जाते हैं, मतलब स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये डिज़ॉल्व नहीं होते। ठीक है, अभी डिज़ॉल्व नहीं होते मतलब क्या कि ये मिक्स नहीं होता, और मिक्स नहीं होता इसलिए वो विजिबल होता है हमारे आँखों में। ठीक है, जैसे कि चॉक वाटर मिक्सचर, एग्जांपल मैं बताता हूँ। चॉक वाटर मिक्सचर, चॉक के जो पार्टिकल्स है वो पानी में मिक्स नहीं होता और इसलिए हमें चॉक के पार्टिकल्स इधर उधर मूव होते हुए दिख जाते हैं। फिर मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसमें भी हमें देखने को मिलता है ऐसा, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। फिर सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। तो अगर हम मिट्टी को, सॉरी मिट्टी नहीं, रेत को हम पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि रेत जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता है और पानी के एकदम नीचे ये जाकर बैठ जाते हैं और डिस्टिलेशन के प्रोसेस से पानी और सैंड को अलग किया जाता है। ओके, फ्लोरीन वाटर, मैदा। ठीक है, मैदा भी ऐसा ही होता है। मैदा नीचे, मतलब अगर एक बीकर हो, अगर बीकर में पानी हो, अगर मैदा या फिर फ्लोर मिक्स किया जाता हो तो हमें देखने को मिलेगा कि आफ्टर सम टाइम्स जो मैदा के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, मिक्स नहीं होता। ओके, तो अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि ओनली सोल्यूबल जो सब्सटेंस होते हैं वही सिर्फ क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सस्पेंशंस कौन बनाता है भाई? सस्पेंशंस बनाते हैं जो सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल सॉरी, दो सब्सटेंसेस which
which are insoluble in water form suspensions. इनसॉल्यूबल मतलब मैंने क्या बोला था? सॉल्यूबल मतलब क्या? सॉल्यूबल मतलब पार्टिकल्स इजीली मिक्स हो जाते हैं जो सब्सटेंसेस होते हैं, और इनसॉल्यूबल मतलब इजीली मिक्स नहीं होता, मतलब मिक्स ही नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिया। फिर सॉल्यूशंस में मैंने क्या बात की थी? अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे कि चॉक वाटर मिक्सचर जो है उसमें क्या क्या है, मतलब ये किससे बना होता है, इसमें होता क्या है एक्चुअली। तो इसको हम थोड़ा साइड में लिखेंगे। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, या फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसको यहाँ लाता हूँ। ओके, यहाँ लिख देता हूँ। ओके, फिर चॉक वाटर जो मिक्सचर है, ये इसमें एक मतलब मिक्सचर मतलब हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ये एक सस्पेंशन है किसका? फाइन चॉक पार्टिकल्स का और पानी का मतलब वाटर का। सस्पेंशन ऑफ फाइन चॉक पार्टिकल्स इन वाटर। तो आप समझ सकते हो कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट है फाइन चॉक पार्टिकल्स। ओके, फिर मडी वाटर क्या है? मडी वाटर भी एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो जब पानी में डिज़ोल्व होने की कोशिश करते हैं और डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं बिकॉज दे आर इनसॉल्यूबल, तब जाके ये सस्पेंशन बनता है। तो आप इजीली समझ सकते हो यहाँ पर सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो है वो सॉइल पार्टिकल्स है और सॉल्वेंट है वाटर। ओके, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, जो कि ये वाला इसको इस तरह, इसको ये ऐसे लिखता हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो इसको इस तरह लिखूँगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक सस्पेंशन है किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पानी के साथ। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ठीक है, तो सॉल्यूट कौन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, बिकॉज हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बेसिस होते हैं। ओके, तो बेस के साथ एक पानी का मिक्सचर होने के बाद क्या मिलता है? एक सस्पेंशन। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं कि हमेशा बेस के साथ पानी का मिक्सचर होने से ऐसा होता है। ठीक है, इसमें हुआ, इसका गारंटी नहीं है कि हमेशा होगा। ओके, फिर हम बात करेंगे सस्पेंशंस के बाद कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स या फिर इसे कभी कभी कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब। ओके, सो कोलॉइडल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर कोलॉइड्स जो है एक तरीके का सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन मतलब क्या? होमोजीनियस। ओके, सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस। सो इट्स अ काइंड ऑफ solution in which the size of solute particles is intermediate between those in true solutions and those in suspensions। मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन
और सस्पेंशन के बीच वाला जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी का हकदार कौन है? कॉलॉइड का। द कॉलॉइड एक ऐसा तरीके का सोल्यूशन है, एक ऐसा काइंड का, दिस इज़ वन काइंड ऑफ सोल्यूशन विच इन विच द साइज ऑफ दिस सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स के जो साइज़ है वो ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल साइज से ज़्यादा है, लेकिन सस्पेंशंस के सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज से थोड़ा कम है, मतलब मिडिल में है। ओके, अब हमने डिफरेंस पढ़ा है पहले की वीडियोस में। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं कि ट्रू सॉल्यूशंस सॉल्यूट पार्टिकल्स से ज़्यादा है कॉलॉइड्स का, कॉलॉइड्स सॉल्यूट पार्टिकल्स, और कॉलॉइड से ज़्यादा बड़ा है किसका? सस्पेंशंस का, सस्पेंशंस सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि कॉलॉइड्स एक्चुअली होमोजीनियस है या फिर हेटेरोजीनियस है। ठीक है, तो कॉलॉइड्स को अगर ऐसे ही देखा जाए नॉर्मली, तो दिखने में ये एकदम होमोजीनियस की तरह लगता है, लेकिन असली में ये हेटेरोजीनियस है। ठीक है, सो इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस to us, but actually they are found to be heterogeneous when observed through a high power microscope. ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है कि कॉलॉइड्स जो होते हैं वो दिखने में होमोजीनियस होता है, लेकिन जब इनको हम एकदम हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर से देखें तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो हेटेरोजीनियस होता है। ठीक है, पाया जाता है कि ये हेटेरोजीनियस है। सो ए कॉलॉइड इज़ नॉट ए ट्रू सोल्यूशन। कॉलॉइड एक ट्रू सोल्यूशन नहीं है, इज़ नॉट ए ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, फिर बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल्स में है ब्लड, मिल्क, इंक, जेली, फिर सॉल्यूशंस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। So these are some examples of colloids. ओके, तो कॉलॉइड्स क्या है? कॉलॉइड्स एक ऐसे सोल्यूशन है, ठीक है, जिनके सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज ट्रू सोल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज से ज़्यादा है, लेकिन सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज से कम है, मतलब इंटरमीडिएट कह सकते हो, मीडियम है, ना घर का ना घाट का कह सकते हो। ओके, एकदम मिडल वाला है। और एक ट्रू सोल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि शुगर सोल्यूशन, उसका सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, जिससे एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर हम इससे एक लाइट को पास करवाएं, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट को पास करवाएं, तो हमें वो बीम ऑफ लाइट नहीं दिखता सॉल्यूशन के बीच से। ठीक है, तो ये आप लिख के रख सकते हो कि इन ए ट्रू सोल्यूशन, जैसे कि शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखो तो भी अच्छा है। सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो इन ए ट्रू सोल्यूशन द solute particles
are so small that they cannot scatter. They cannot scatter or reflect light rays falling on them. तो मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि अम, एक अंधेरे रूम के अंदर अगर हम एक बीकर में एक ट्रू सोल्यूशन को लेते हैं, लेने के बाद यहाँ से एक टॉर्च हम यूज़ करके बीम ऑफ लाइट छोड़ते हैं, और क्या करेंगे कि सिंगल बीम ऑफ लाइट छोड़ने के लिए क्या करेंगे कि टॉर्च के जहाँ पर से लाइट निकलता है वहाँ पर हमें ब्लैक टेप जैसे कुछ लगा देना है, जिससे जो फ्रंट वाला पार्ट है ऐसे करके कवर हो जाए। सिर्फ यहाँ से लाइट आएगी, कहाँ से? सिर्फ इस वाले पार्ट से लाइट आएगा, ठीक है। और बाकी वाला जो पार्ट है वो ब्लैक टेप से सील्ड होगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि बाकी कहीं जगह पर लाइट स्कैटर नहीं होगा, डायरेक्ट एक डायरेक्शन में जाएगा, एक बीम में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर हमें टॉर्च दे दिया, फिर यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट जाएगा ऐसे। तो क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना हम ट्रू सोल्यूशन में, इतने छोटे होते हैं कि ये जो लाइट के रेज हैं उनको ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। इतने छोटे होते हैं कि लाइट के रेज को ये रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाते और बाउंस बैक, मतलब यू कैन से कि स्कैटर नहीं कर पाते, ठीक है। पार्टिकल्स के आर पार चला जाता है लाइट रेस, ओके। इसलिए कोई ट्रू सोल्यूशन के अंदर हमें पाथ ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर अगर हम कॉलोइडल सोल्यूशन में ये करें तो कॉलोइडल सोल्यूशन में सुइटेबल पार्टिकल साइज है, ना बड़ा ना छोटा। इसलिए क्या होता है कि हमें एक बीम ऑफ लाइट, मतलब पाथ ऑफ लाइट सोल्यूशन के बीच में से हमें देखने को मिलता है, ओके। एकदम अच्छा सा, मतलब ऐसे देखने को मिलता है कि लाइट इसी जगह से पास हो रहा है, ये देखने को क्लियरली देखने को मिलता है एक डार्क रूम में, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इन ए कॉलोइडल सोल्यूशन और इन ए कॉलोइड द पार्टिकल्स, इसे हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट, ओके, आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट, ठीक है। पार्टिकल्स का साइज एकदम सुइटेबल होता है, इससे क्या कर पाते हैं वो लोग? लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, मतलब क्या, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सिंपल भाषा में बोलो, स्कैटर और रिफ्लेक्ट लाइट, ओके। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रू सोल्यूशन और कॉलोइडल सोल्यूशन में मेन डिफरेंस कहाँ पर है, तो आप ये भी एक पॉइंट दे सकते हो कि ट्रू सोल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता, लेकिन कॉलोइडल सोल्यूशन कर पाता है, बिकॉज कॉलोइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज सुइटेबल है, ओके। तो टिंडल इफेक्ट, तो इसका मतलब है कि कॉलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मैंने आपको बोल दिया है, टिंडल इफेक्ट क्या है, मैंने बहुत पहले की वीडियोस में आपको बोला, ठीक है। आप देख सकते हो जाकर प्लेलिस्ट पे। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि अगर मैंने जो भी एक्सपेरिमेंट बताया आपको कि लाइट ऐसे करके पास अगर होता है, ठीक है, ये जो पार्ट ऑफ बीम हमें देखने को मिलता है इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ओके। तो कॉलॉइड्स में टिंडल इफेक्ट होता है, ओके। फिर ये था कॉलॉइड्स के बारे में। फिर कॉलॉइड्स के बाद कॉलॉइड्स को भी क्लासिफिकेशन है कॉलॉइड्स का, मीन्स क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने बोला था आपको एक चार्ट दिया था मैंने, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम करके, ओके। सो वो मैं फिर से आपको रिकैप करवा देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, इससे पहले हम कुछ बातें जानेंगे कैसे। कॉलॉइड्स जो हैं वो सिर्फ लिक्विड या फिर सॉलिड में ही इन्वॉल्व नहीं होते हैं, गैसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं।
जैसे कि आपको मैं बताऊंगा, हम बहुत सारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हम चीज़ें यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिकल चीज़ें, मतलब कॉस्मेटिक चीज़ें। और कुछ कुछ खाने वाली चीज़ें चीज़ें भी होते हैं। सो कॉलॉइड्स जो हैं उनको अपने फिजिकल स्टेट और डिस्पर्शन मीडियम और सॉल्वेंट के दायरे पर, अकॉर्डिंग टू डैम रेस्पेक्ट पर, कॉलॉइड्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है कॉलॉइड्स को। तो इसे क्या लिखेंगे कि कॉलॉइड्स आर क्लासिफाइड according to the physical state of dispersed phase, जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं, एंड डिस्पर्शन मीडियम, जो कि है सॉल्वेंट। ओके, नाउ colloids can be classified into 7 groups। क्या क्या ग्रुप्स देख लेते हैं। पहला ग्रुप सोल, दूसरा सॉलिड सोल, तीसरा एरोजोल, चौथा इमल्शन, पांचवा फोम, छठा सॉलिड फोम, सातवां होगा जेल। ओके, तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमने कैसे टेबल करके हमने पढ़ा था इनके बारे में। तो ये है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, ऐसे करके हमने पढ़ा। तो देख सकते हो एरोजोल जो है वो 2 तरीके से बन सकते हैं, फिर फोम 2 तरीके के बन सकते हैं। ठीक है, ये है सॉलिड फोम। कौन सा सॉलिड फोम? रबर, स्पॉन्ज। ठीक है, इसे सॉलिड फोम लिखो, मैंने तब लिखा नहीं था। सॉलिड फोम, सॉलिड फोम जैसे, सॉरी इसमें नहीं, शेविंग क्रीम में नहीं, सॉरी, रबर में, स्पॉन्ज में, प्यूमी स्टोन, ये सब क्या है? सॉलिड फोम है। ओके, और ओनली फोम जो है वो है शेविंग क्रीम। ओके, तो अभी हम बताएंगे, एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे सबको। चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से देखिए वीडियो को। ओके, तो पहला सोल। सोल में क्या होता है? सोल एक कॉलॉइड है जिसमें टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन a liquid medium। ठीक है, सो टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स एक लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होते हैं। मतलब क्या इनडायरेक्टली क्या समझा रहा है? सॉलिड इन लिक्विड। तो सोल कैसा होगा? सोल जब तब होगा जब सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में डिस्पर्स होंगे। मतलब सॉल्यूट कौन होगा? सॉल्यूट होंगे सॉलिड पार्टिकल्स और सॉल्वेंट होंगे लिक्विड मीडियम। ओके, एग्जाम्पल्स है इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन,
एंड मोस्ट पेन्स, ज़्यादातर पेन्स जो होते हैं उसमें सोल होता है, मतलब सोल उनका कैटेगरी क्या है, सोल है। ओके, घर के पेन्स जैसे कि दीवार के पेन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ड्यूलेक्स हो गया, फिर एशियन पेंट्स हो गया, फिर बजाज हो गया, बजाज नहीं बर्जर, बर्जर, बजाज तो फैन का कंपनी है, ठीक है। तो सोल क्या है, सोल मतलब एक ऐसा कॉलॉइड है जिसमें क्या है कि टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स एक लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होते हैं। ओके, एग्जांपल है इंक, सब सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन एंड मोस्ट पेंट्स। सेकंड है सॉलिड सोल। सॉलिड से पता चल रहा है क्या हो सकता है, सॉलिड मतलब तो पता ही होगा आपको क्या हो सकता है कि मीडियम अभी सॉलिड हो चुका है। ओके, सो इसमें क्या होते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स डिस्प्लेस्ड इन सॉलिड मीडियम, ठीक है। सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड। सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड मीडियम। ओके, तो जैसे कि एग्जाम्पल में कलर्ड जेमस्टोन, जैसे कि रूबी। ओके, एग्जाम्पल में कलर्ड जेमस्टोन जैसे कि रूबी। ओके, तो ये एक कलर्ड जेमस्टोन है। ओके, तो हमने दो दो क्लासिफिकेशन पढ़े। इनमें से पहला वाला क्या था, सोल, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होंगे लिक्विड मीडियम में। सेकंड में पढ़ा सॉलिड सोल, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जिसको डिस्पर्स किया जाएगा सॉलिड मीडियम में, मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। ओके, फिर बात करेंगे थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर है एरोजोल। एरोजोल क्या है, एरोजोल मतलब इसमें सॉलिड भी हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है। इसको डिस्पर्स किया जाता है गैस में। एयर मतलब गैस लिखूंगा, एयर नहीं लिखूंगा, जैसे कि एयर। ओके, तो एरोजोल क्या है, एरोजोल एक कॉलॉइड है जिसमें सॉलिड या फिर को लिक्विड पार्टिकल को कहाँ पर डिस्पर्स किया जाता है, गैस में। मीडियम क्या है, गैस, मतलब सॉल्वेंट है गैस, और सॉल्यूट कौन है, लिक्विड या फिर सॉलिड, ठीक है। अभी सॉलिड इन गैस के एग्जांपल्स, सॉलिड इन गैस, ठीक है, दो दो केस बन सकते हैं। पहला तो मैंने बोला था कि सॉलिड इन गैस या फिर लिक्विड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस का होगा स्मोक, डस्ट, ओके, फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने टेबल बना कर रखा था। आजा, कहाँ गया, बहुत ऊपर लिखा, हाँ। सॉलिड इन गैस में देख सकते हो, डस्ट, स्मोक एग्जांपल है एरोजोल में। ओके, सो सॉलिड इन गैस में स्मोक, डस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अभी लिक्विड इन गैस क्या होगा, दूसरा केस, लिक्विड इन गैस में होगा हेयर स्प्रे, जो अभी आई गेस अभी यूज़ ज़्यादा होता नहीं, मैंने देखा नहीं अभी तक। मैंने अपनी ज़िंदगी में हेयर स्प्रे अभी तक देखा नहीं ठीक से। बॉडी स्प्रे देखा, डिओड्रेंट देखा, लेकिन हेयर स्प्रे कभी नहीं देखा। हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स, ये सारे के सारे क्या है, सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, कॉलॉइडल सोल्यूशन है, ठीक है। बादल भी एक तरीके का क्या है, कॉलॉइड है। इंटरेस्टिंग। फिर बात करेंगे एरोजोल के बाद, बात करेंगे इमल्शन के बारे में। इमल्शन कैसा होता है, इमल्शन होता है जब लिक्विड को ही लिक्विड में क्या बोलते हैं, डिस्पर्स किया जाता है।
So minute droplets or minute droplets of one liquid are dispersed in another liquid which is not miscible in it। मतलब कि इमल्शन एक ऐसा कॉलॉइड है जिसमें मिनट ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड, एक लिक्विड, किसी भी एक लिक्विड का मिनट ड्रॉपलेट्स मतलब मीडियम साइज के, ओके, मीडियम साइज के ड्रॉपलेट्स को, ड्रॉपलेट्स मतलब क्या, पार्टिकल के साइज के, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट हम बोलते हैं ना, पानी की बूंद, ठीक है, वैसे ही एक पार्टिकल, जैसे कि कुछ भी पार्टिकल, सॉरी किसी भी एक लिक्विड के मीडियम साइज वाले बूंदों को दूसरे किसी लिक्विड में डिस्पर्स किया जाता है। और ये कंडीशन है कि ये जो लिक्विड है इसमें ये जो लिक्विड है ये मिक्सिबल नहीं है, मीन्स सोल्यूबल नहीं है। मतलब ये जो ड्रॉपलेट्स है ना, ये इस वाले लिक्विड अनदर लिक्विड में मिक्स नहीं होगा। मिक्सिबल मीन्स सोल्यूबल नहीं है, सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल कह सकते हो, ओके, इनसोल्यूबल, ओके। तो एग्जाम्पल्स में लिखना पड़ेगा आपको मिल्क, बटर एंड चीज़, ओके। तो यहाँ पर सॉल्यूट है मिनट ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड, और सॉल्वेंट भी है लिक्विड, ओके, मतलब दोनों ही लिक्विड है। फिर आता है फोम। फोम कैसा है? फोम मतलब एक गैस को डिस्पर्स किया जाता है लिक्विड में, ओके। तो फोम मतलब सॉल्यूट होगा गैस और सॉल्वेंट होगा लिक्विड। एग्जाम्पल देखते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर फोम, फायर एक्सटिंग्विशर फोम, सोप बबल्स, शेविंग क्रीम और बियर फोम। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स। इसमें से सोप बबल तो आपको पता ही है कहाँ पर फॉर्म होता है, पानी में फॉर्म होता है, ठीक है। और शेविंग क्रीम, आप अगर आप यूज़ करते हो शेविंग क्रीम, आपके पिताजी यूज़ करते हैं, इफ़ योर फादर यूज इज दैट, तो आपको तो पता होगा, देखने को मिला होगा आपको। तो फोम में गैस जो होता है, फोम में गैस जो होता है वो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है लिक्विड, ओके। फिर आता है सॉलिड फोम। सॉलिड से पता चल रहा होगा कि मीडियम जो है वो सॉलिड है, ठीक है। जब तो आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी क्लासिफिकेशन के नाम के आगे सॉलिड हो जाए तो याद रखना कि मीडियम हमेशा सॉलिड होता है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि गैस को डिस्पर्स किया जाता है सॉलिड में, इन ए सॉलिड मीडियम। जैसे कि एग्जांपल में इंसुलेटिंग फोम, पता नहीं क्या ये इंसुलेटिंग फोम। फोम तो मुझे पता है कैसा होता है, फोम रबर, रबर फोम रबर, रबर तो आपको पता ही है। स्पॉन्ज आपको पता है, और ब्रेड, ओके। फिर सॉलिड फोम के बाद, सॉलिड फोम को रिकैप कर देता हूँ। ये गैस में, देखो फोम है, फोम क्या था, गैस इन लिक्विड। तो सॉलिड फोम क्या होगा कि गैस ही रहेगा, बस मीडियम सॉलिड हो जाएगा, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर सॉलिड है और सॉल्यूट गैस है, ओके। फिर बात करेंगे लास्ट जेल के बारे में। जेल कैसे बनता है?
जेल बनता है जब हम एक सेमी सॉलिड कॉलोइड को, ठीक है, मतलब सेमी सॉलिड कॉलोइड होता है ये, तो इट इज़ ए सेमी सॉलिड, सॉरी सेमी सॉलिड, मतलब ये सॉलिड फुल्ली सॉलिड नहीं है, तो ये है एक सेमी सॉलिड colloid in which a gas is dispersed. वेट गलत लिखा, मत लिखो. A semi-solid colloid in which there is a continuous network of solid particles dispersed in a liquid. तो जेल क्या है? जेल ही एकमात्र ऐसा कॉलॉइड है जो सेमी सॉलिड है. ओके, सेमी सॉलिड है. सेमी सॉलिड colloid in which there is a continuous network of solid particles dispersed in a liquid. मतलब continuous network मतलब सिर्फ एक solid particle नहीं होगा, एक के साथ बहुत सारे होंगे. ऐसे continuous solid particles को एक liquid में disperse किया जाता है. disperse करने के बाद हमें मिलता है जेल. ठीक है, जैसे कि हेयर जेल. ठीक है, तो जेली कह सकते हो आप. जो हम खाते हैं जेली, नहीं हम तो जैम खाते हैं एक्चुअली, जो भी हो. जेलीज, जेली भी खाते हैं हम. जेलीज, फिर जिलेटिन एंड हेयर जेल जो हम अपने बालों पे लगाते हैं लड़के. ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो ये शायद इस कॉलॉइड का कैरेक्टरिस्टिक्स का यहीं पर है, एंड है. ठीक है, ये कॉलॉइड वाला पार्ट का एंड है. फिर हम डिस्कस करेंगे. तो मैं सोच रहा हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को थोड़ा सा रिकैप किया जाए. ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आपको डेफिनेशन तो पता ही होगा. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन. तो हमने 3 तरीके के टाइप्स पढ़े. ठीक है ना. पहला क्या था? पहला था मास बाय मास, मास परसेंटेज. दूसरा था वॉल्यूम परसेंटेज. तीसरा था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है. अभी इसको कभी कभी मतलब इनको लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है. ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा क्या मीन करता है. ठीक है, तो मैं आपको इसको रिकैप करवा देता हूँ कि जब कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, when the concentration of a solution is expressed as percent by mass या फिर परसेंट बाय वेट, it is denoted by the symbol W/W. और W/W का मीनिंग क्या है? वेट बाय वेट.
ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या मीन कर रहा था कि W/W मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या समझना है, मास परसेंट। ओके, और परसेंट बाय मास अगर ऐसा लिखा है, परसेंट बाय मास या फिर परसेंट बाय वेट, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, मास परसेंट। मतलब मास परसेंट का फॉर्मूला याद है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, तो जब भी आपको ये तीनों में से किसी भी आपको मतलब दिखाई दे जाए कि ऐसे सिंबल में आता है, ज़्यादातर ऐसे सिंबल में आता है W/W, तो आपको समझ जाना है कि मास परसेंट बता रहा है, ये मीन करना चाह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो मास और वेट है, केमिस्ट्री में मास और वेट जो है मतलब दोनों सेम ही सेंस में यूज़ किया जाता है, तो कोई तरीके का इसमें डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स में अलग हो सकता है, अलग होता भी है, लेकिन यहाँ पर सेम सेंस के लिए इसको दोनों को यूज़ किया गया है। ओके, अभी ये तो था पहला केस। ओके, इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस, व्हेन the concentration of a solution is expressed, अच्छा वेट, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मीनिंग है मास परसेंटेज। ओके, तो when the concentration of a solution is expressed as percent by volume एक्चुअली, परसेंट बाय वॉल्यूम या फिर परसेंट, हाँ परसेंट बाय वॉल्यूम सिर्फ होगा, देन इट्स, इसमें भी डन होगा, देन इट्स डिनोटेड बाय द सिंबल V/V, जिसका मतलब होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, इसका मतलब होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो जब कभी भी आपको V/V या फिर परसेंट बाय वॉल्यूम ऐसा कुछ आपको टर्म देखने को मिले, या फिर ज़्यादातर V/V मिलेगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपको पता ही होगा वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, नाउ थर्ड केस, एंड दिस इज द लास्ट केस। थर्ड केस में अगर आपको इनमें से कहीं भी, मतलब थर्ड केस आई गेस और नहीं है, और ज़रूरत नहीं है, ऐसे आते हैं मेनली, ये दोनों ही आते हैं, ठीक है, और थर्ड केस नहीं है इसमें। तो अभी मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि W/W, V/V ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। ये एक्चुअली यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आप किसी भी तरीके का कुछ भी जैसे कि एसीटोन, ठीक है, एसीटोन एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक लिक्विड है एसीटोन, इसको नेल पॉलिश रिमूवर में यूज़ किया जाता है। और जब आप नेल पॉलिश रिमूवर के जो पैकेट को, मतलब कंटेनर को, ग्लास का भी होता है, कभी कभी प्लास्टिक में भी होता है, तो अगर आप पीछे इसके लेबलिंग को देखोगे, तो लेबलिंग मतलब जो लिखा होता है डिटेल्स में देखोगे, तो आपको W/W या फिर V/V कुछ लिखा दिखेगा, मतलब इनडायरेक्टली मीन करता है कितना उसका कंसनट्रेशन कितना है। ओके, मतलब कितना सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट है इस एसीटोन में। ओके, मतलब सॉल्यूशन, अभी जो ये एसीटोन के साथ और भी कुछ केमिकल्स मिक्स किया गया होगा, ओके, तो उसका सोल्यूशन जो बना है अभी, उसका उसमें मतलब कितना परसेंटेज, अगर परसेंटेज दिखा देता है सपोज 4.4%, मतलब इसमें 4.4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ओके, ऐसा कुछ होता है। अगर वॉल्यूम हुआ तो 4.4 ml पर 100 ml, मे बी इट कैन बी 1 लीटर, नहीं ml ही होता है ज़्यादातर। ओके, सो एक पार्टिकुलर बॉटल में, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मान लीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में सपोज लिखा है कि क्या लिखा है कि, अच्छा, उसके लेबलिंग वाले पार्ट में लिखा है कंटेंट्स
अप्रॉक्सीमेटली 8.0% W/W ऐसा लिखा आता है, तो आप क्या समझोगे कि इसका मास परसेंट क्या है? 8.0%। ओके, 8.0% ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी जो मैंने अभी टर्म यूज़ किया हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका मतलब क्या है भाई? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मतलब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें कुछ नया कुछ नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट ए फैक्ट। इसका आपको याद रखना है। अगर कहीं भी आपको दिखने को मिल जाए कि हाइड्रेटेड मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख देना है। ओके, तो आई गेस कि आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन और नॉन नहीं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, और हीटिंग और कूलिंग करने के बाद सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड देन वी विल study about the solubility, and then we will briefly describe the solubility and the effect of temperature and pressure and on solubility, and then we will talk about physical and chemical change जो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और फिर हमारा चैप्टर होगा ख़त्म। ओके, so see you and stay tuned.